हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू। मैं विकास कुमार। आप लोग को जो है स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल विजिबल होगा। ये न्यूमेरिकल जो है वो इंजन से रिलेटेड है ना, यानी कि पावर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का इंजन से रिलेटेड है। तो इसमें हम ऑलरेडी अंडरलाइन किए हुए हैं, जो आपका गिवन डेटा है उसको अंडरलाइन किए हुए हैं। एक बार हम फिर से रीड आउट कर देते हैं। देखिए क्या है, फ्यूल सप्लाइड टू एन आईसी इंजन, सॉरी आईसी नहीं, एसआई इंजन। एसआई का मतलब क्या हुआ, स्पार्क इग्निशन इंजन। एसआई का मतलब क्या होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन। एसआई इंजन जो होता है ना, पेट्रोल को कहते हैं, और सीआई इंजन कंप्रेशन इग्निशन इंजन डीजल को कहते हैं, आप लोग जान रहे होंगे। हाज ए कैलोरीफिक वैल्यू, अब उस फ्यूल जो है ना, पेट्रोल फ्यूल कहिए तो एसआई इंजन में जो भी फ्यूल है वो फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू गिवन है 42,000 किलो जूल पर किलोग्राम दिया हुआ है। प्रेशर इन दी सिलेंडर, देखिए यहाँ से बातों को समझिएगा। प्रेशर इन दी सिलेंडर एट 30% एंड 70% ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक आर 1.3 बार एंड 2.6 बार रिस्पेक्टिवली। यहीं पे जो ये लाइन है ना, इसी का एक मतलब है, इस क्वेश्चन में सिंपली कहा जाए तो इसी का मतलब है, एज्यूमिंग दैट द कंप्रेशन फॉलोज द लॉ पी वी टू द पावर 1.3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको फॉलो करता है तो आपको फाइंड करना है कंप्रेशन रेशियो, फाइंड करना है कंप्रेशन रेशियो का वैल्यू। और दूसरे पैराग्राफ में जो है वो अलग चीज़ फाइंड करना है, जो कि है इफ़ द रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ द इंजन कंपेयर्ड विद द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इज 50%, कैलकुलेट द फ्यूल कंजम्पशंस इन किलोग्राम पर किलोवाट घंटा। तो चलिए इसको बनाने के लिए क्या है, एक हम ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। वहाँ से आपको क्या है ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो एक पीवी डायग्राम यहाँ पे ना हम ड्रॉ किए, एक पीवी डायग्राम ड्रॉ किए। तो पीवी डायग्राम में जब आप देख पा रहे हैं पीवी टू दी पावर जो फॉलो कर रहे हैं, पीवी टू दी पावर 1.3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को, और कंप्रेशन हो रहा है, तो कैसा बनेगा, तो ऑब्वियस है ये जो बनेगा ये कर्व बनेगा, ये कर्व को फॉलो करेगा। ये पॉइंट को हम मान लिए V1 वॉल्यूम है, और ये पॉइंट को मान लिए हैं कौन सा वॉल्यूम है, तो ये पॉइंट को मान लिए V2 वॉल्यूम है। इस पॉइंट को जो है वो हम मान लिए V2 वॉल्यूम है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से ये कर देते हैं पॉइंट को, ये V2 वॉल्यूम है। चलिए ये V2 वॉल्यूम है, ठीक है, V1 और V2 वॉल्यूम है। कंप्रेशन हो रहा है तो ऑब्वियस है ये जो एरो होगा वो किधर होगा, इस तरीके से एरो होगा आपका V1 से V2। ये क्या है हमारा, तो ये ऑरिजिन है। सारा मेजरमेंट आपको मालूम होना चाहिए, सारा मेजरमेंट हम लोग कहाँ से करते हैं, तो ऑरिजिन से करते हैं। सारा जो मेजरमेंट होता है ना वो ऑलवेज कहाँ से होता है, तो सारा मेजरमेंट ऑलवेज ऑरिजिन से होता है। सारा मेजरमेंट जो है वो ऑलवेज कहाँ से होता है, तो ऑरिजिन से। अब देखिए गिवन है ना कि जब कंप्रेशन स्ट्रोक का तो सॉल्व यदि हम इसको करेंगे तो देखिए क्या होगा। कंप्रेशन स्ट्रोक मतलब क्या होता है, सी स्ट्रोक मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कंप्रेशन स्ट्रोक इज इक्वल टू कितना होगा, तो V1 माइनस V2 जो होता है ना, इसी को हम लोग कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। कंप्रेशन स्ट्रोक का मतलब हुआ टू डेड सेंटर्स के बीच का वॉल्यूम, टू डेड सेंटर्स के बीच का वॉल्यूम। V1 कहाँ से मेजर करते हैं, तो ऑरिजिन से। V2 कहाँ से मेजर करते हैं, तो ऑरिजिन से। अब कह सकते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक जो होता है ना वो टोटल वॉल्यूम होता है, माइनस क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। क्योंकि V2 को क्या बोलेंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम, और V1 क्या है, तो टोटल वॉल्यूम है एक्चुअली में। तो ये कंप्रेशन स्ट्रोक वाला कहानी आपको समझ में आ गया। तो कंप्रेशन स्ट्रोक का 30% जब कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेशन स्ट्रोक का 30%, तो उस समय जो प्रेशर है, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम इसको करें तो 30% मान लीजिए कि यहाँ तक जो है वो हमारा V1 डैश है। यहाँ पे सपोज कीजिए ये V1 डैश है, और यहाँ पे जो कंप्रेशन हुआ है वो लगभग 30% हुआ है। तो यहाँ पे P1 डैश का जो वैल्यू आया है ना वो दिया हुआ है 1.3 बार है, 1.3 बार है। और ऐसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक का जो है वो 70% जब हो गया, मान लीजिए कि इसको V2 डैश मान लिए, तो उस कंडीशन में जो P2 डैश का वैल्यू है वो है 2.6 बार। ये गिवन है दो वैल्यू। तो और ये किसको फॉलो कर रहा है, तो ये फॉलो कर रहा है PV टू दी पावर 1.3 बराबर कांस्टेंट, सॉरी बराबर कांस्टेंट, बराबर कांस्टेंट को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। PV टू दी पावर 1.3 बराबर कांस्टेंट को ये फॉलो कर रहा है, यानी कि कर्व है, जो कि कर्व आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आप बातें करेंगे ना, तो इस जगह पे ऑब्वियस है कि 0% कंप्रेशन हुआ होगा, इस जगह पे कितना हुआ है, तो 30% हुआ है स्ट्रोक का,
और इस जगह पे कितना हुआ है तो 70%। अब V2 जगह पे कहने का मतलब कितना हो जाएगा, तो अब ये 100% हो जाएगा कंप्रेशन। कंप्रेशन स्टार्ट हुआ है तो किधर से हो रहा है कंप्रेशन, तो अब ये से V2 के तरफ से हो रहा है कंप्रेशन, V2 से सॉरी V2 नहीं V1 से V2 के तरफ हो रहा है, V2 से V1 की तरफ कंप्रेशन हो रहा है। इतना बातें ना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप एक चीज़ और भी जानते हैं कि यदि आपको ये बोला जाए वी नो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, तो आप कहेंगे कंप्रेशन रेशियो को आर से दिखा जाता है। कंप्रेशन रेशियो का मतलब हुआ वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन। वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन मतलब कौन पॉइंट, तो 1 पॉइंट क्योंकि वहाँ कंप्रेस नहीं किए, और वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन तो कौन पॉइंट, 2 पॉइंट। वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, ये जो रेशियो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं। और कहिए तो यही चीज़ जो है ना आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यानी V1/V2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, या फिर सिंपली कहिए तो R का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है इसमें फर्स्ट फेज में। तो ये फाइंड आउट करने के लिए गिवन डेटा के हेल्प से फाइंड आउट करना है। तो गिवन डेटा के हेल्प से तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे काम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब यहाँ काम होगा तो देखिए क्या है गिवन डेटा, तो 30% 70% को समझना पड़ेगा। तो यदि आपको मान लीजिए V1 डैश और V2 डैश का वैल्यू मालूम हो जाएगा ना, क्योंकि V1 डैश के करस्पॉन्डिंग P1 डैश का वैल्यू मालूम है और V2 डैश के करस्पॉन्डिंग P2 डैश का वैल्यू मालूम है, तो वहाँ के हेल्प से ही हम R का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ इक्वेशन लिखने का ये करते हैं। तो V1 डैश का यदि वैल्यू आपसे लिखा जाए, V1 डैश का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे सर V1 डैश का वैल्यू जो है कहाँ से मेजर होगा, तो ऑरिजिन से यानी 0 से V1 डैश है ना, तो कितना होगा, तो ऑब्वियस है V2 होगा और प्लस हो जाएगा। प्लस कहाँ से कहाँ होगा, तो V2 से V1 डैश का वैल्यू होगा। तो V2 से V1 डैश जो होगा ना वहाँ से 30% तक हुआ है कंप्रेस, क्योंकि 0 से हो रहा है, तो बचा कितना, तो 70%। तो 70% किसका, 70% स्ट्रोक का, तो स्ट्रोक का मतलब V1 - V2। यहाँ पे ये इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप V2 लिखेंगे और प्लस लिखेंगे 0.7 हो जाएगा। आप V1 माइनस क्या लिख सकते हैं, V2। फिर आगे बढ़ेंगे ना तो क्या लिखेंगे, V2 प्लस 0.7। सॉल्यूशन को आसान करने के लिए हम मान लीजिए यहाँ से V2 ना कॉमन लिए, तो कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, तो आप कहेंगे सर V1/V2 बचेगा और माइनस हो जाएगा 1, हो जाएगा ना। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ से ना V2 को आप जो है कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 1 प्लस कितना, तो 0.7, और ब्रैकेट के अंदर में जो हो जाएगा वो हो जाएगा R-1, क्योंकि आप देख सकते हैं R का वैल्यू ऊपर में लिखे V1/V2 इज इक्वल टू R, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं इजीली R से। और ये किसका वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है ना ये V1 डैश का वैल्यू है, ये V1 डैश का वैल्यू है। तो यहाँ से और भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, V1 डैश को और भी थोड़ा सॉल्व कर दीजिए तो V2 आएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, तो 1 प्लस हो जाएगा 0.7 इंटू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, तो 0.7 हो जाएगा। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो V1 डैश बराबर जो आएगा वो आएगा V2, और 1 को 0.7 से घटाएंगे तो ऑब्वियस है 0.3 आएगा, और प्लस कितना आएगा, तो 0.7 इंटू R आएगा। हियर R इज योर कंप्रेशन रेशियो, इस बात को नहीं भूलिएगा, और वही हमको कहिए तो फाइंड आउट करना है, R कंप्रेशन रेशियो है। तो V1 डैश का वैल्यू ये आ गया। सिमिलरली एकदम सेम काम करेंगे ना, सिमिलरली जो है एकदम सेम काम आप करेंगे, तो देखिए हम फिर भी कर देते हैं थोड़ा सा। आप V2 डैश कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियस है उसमें भी V2 प्लस होगा, क्योंकि V2 डैश भी कहाँ से मेजर होगा, तो ऑरिजिन से होगा, तो ऑरिजिन से V2, तो V2 का वैल्यू में V2 और V2 डैश का वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा, तो V2 प्लस कितना परसेंट वहाँ पे बचेगा, 30% ना, क्योंकि 70% आपका 0 से होता हुआ 70% हुआ है, तो V2 से V2 डैश कितना होगा, तो 30%। तो 30% किसका होगा, तो V1 - V2 स्ट्रोक का होगा। अब यहाँ से फाइनली हम डायरेक्ट लिख देते हैं इस इक्वेशन को, ऊपर के जैसा ही आप कीजिएगा, तो देखिए आपको फाइनली जो मिलेगा ना वो V2 मिलेगा, और मिलेगा 0.7 प्लस कितना मिलेगा, तो 0.3 इंटू R मिलेगा, 0.3 इंटू क्या मिलेगा, तो R मिलेगा। ये वाला वैल्यू आपको V2 का डैश का वैल्यू मिलेगा। दो इक्वेशन हो गया यहाँ से। अब आपको जो है मालूम है, अब आपको मालूम है वी नो दैट प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन आपको मालूम है। 1 से 2 तक जब एडियाबेटिक हो तो एडियाबेटिक के लिए प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन मालूम है। यहाँ सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन हम लिखेंगे। तो रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन ये होता है, मान लीजिए
कि V1 डैश हम लिखें डिवाइडेड बाय लिखें V2 डैश, है ना। और यदि इधर टेम्परेचर भी रहे तो टेम्परेचर कितना होगा, तो टेम्परेचर ऑब्वियस है कि T2 वाला होगा, ठीक है। T2 बाई कितना होगा, तो T2 बाई T1 होगा, T2 डैश बाई T1 डैश होगा, टेम्परेचर का रेशियो लिखेंगे तो। और क्या होगा, V1 डैश बाई V2 डैश होगा, और क्या होगा पावर में, तो गामा माइनस 1 होगा पावर में, और इज इक्वल टू कितना होगा, तो इज इक्वल टू जो होगा आपका होगा P2 डैश डिवाइडेड बाई P1 डैश, P1 डैश लिखिएगा, है ना, P2 डैश डिवाइडेड बाई P1 डैश टू दी पावर गामा माइनस 1 अपॉन क्या होगा, गामा होगा। ये इक्वेशन ना आप लोग सभी लोग जानते हैं। यदि ये इक्वेशन ये दोनों को हमको ज़रूरत इसी दोनों से है तो दोनों भी आपस में बराबर होगा, तो सिर्फ ये दोनों को लिखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि गामा माइनस वन कट जाएगा, सिर्फ ये दोनों को सेपरेट लिखेंगे तब, है ना। तो बचेगा क्या, तो V1 डैश डिवाइडेड बाय V2 डैश इज इक्वल टू जो होगा वो होगा P2 डैश डिवाइडेड बाय कितना, तो P1 डैश होगा, और टू दी पावर कितना होगा, तो 1 अपॉन गामा होगा। अब यहीं पे ना गामा का वैल्यू जो है, एक्चुअली में गामा बोलिए या इसको कोई भी मान लेते हैं आप एडियाबेटिक इंडेक्स, या फिर सिंपली हम इसको वेरिएबल के फॉर्म में भी लिख सकते थे इस इक्वेशन में। हम अलग बात है एडियाबेटिक के लिए इक्वेशन बोल दिए, ठीक है। यहाँ पे हम गामा का वैल्यू जो है वो कितना पुट कर देंगे, 1.3, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना वो दिया हुआ है PV टू दी पावर 1.3, तो अब वही हो गया, गामा का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, तो 1.3 सिंपली पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, तो V1 डैश का वैल्यू जो है ना वो आ चुका है, कितना आ चुका है, तो V2 आ चुका है, और आया है 0.3, और प्लस आया है 0.7 इंटू आर। अब ऊपर से देखेंगे, और ये भी वैल्यू आया है V2 0.7 प्लस कितना आया है, तो 0.3 इंटू क्या आया है, आर आया है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P2 डैश का वैल्यू ना आप लोग को मालूम है, ऊपर में गिवन है 2.6 है, ये क्या है 1.3 है, और 1 अपॉन गामा मतलब 1 अपॉन गामा का वैल्यू 1.3 लेना है, तो 1.3 लेंगे, क्योंकि इसमें 1.3 ही दिया हुआ है, PV टू दी पावर 1.3 को फॉलो करता है, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। V2 और V2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब फाइनली इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को जब फाइनली आप कैल्सी से सॉल्व करेंगे, तो ऑब्वियस है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकल करके आएगा इस इक्वेशन को, है ना, कैसे आएगा, तो देखिए, तो 0.3 प्लस आएगा 0.7 इंटू आर आएगा, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 0.7 प्लस 0.3 इंटू आर होगा, और इज इक्वल टू ये होगा 1.7। अब इसको कम्प्लीटली जब सॉल्व करेंगे ना, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह पूरा कम्प्लीटली, तो आर का एक वैल्यू आएगा, और वो वैल्यू आएगा डियर 4.68। तो 4.68 इज योर आंसर, 4.68 इज योर आंसर। आप कैलसी से करके देख लेंगे, यानी 4.68 जो हो गया ना वो इसका क्या हो गया, कंप्रेशन रेशियो का वैल्यू हो गया 4.68। अब जैसे कंप्रेशन रेशियो निकल गया, अब कहेंगे सर अब यहाँ के बाद ना एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी वगैरह निकालना आसान है। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी SI इंजन है, यानी कि ऑटो साइकिल है, SI मतलब पेट्रोल इंजन, तो किस साइकिल पे चलता है, ऑटो साइकिल पे। तो ऑटो साइकिल के लिए आपको मालूम है कंप्रेशन रेशियो पे थियोरेटिकल एफिशिएंसी जो होता है 1 डिवाइडेड बाय आर टू दी पावर गामा माइनस 1 होता है ना, गामा माइनस 1 होता है। अब यहाँ पे जो है, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालना है, तो गामा का जो वैल्यू लेना है ना, गामा का वैल्यू, अब यहाँ पे आप समझिएगा, देखिए ऊपर में हम गामा यूज कर दिए यहाँ पे आप एक काम करें, सबसे बढ़िया होगा ना, इसको आप एक्स मान लें, एक्स माइनस 1 है, इस तरह से वेरिएबल है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक्स का वैल्यू, है ना, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा, एक्स का वैल्यू 1.3 दिया हुआ है। अब देखिए गामा का वैल्यू जो होता है ना वो एयर के लिए कितना होता है, तो 1.4 होता है। तो ध्यान रहे यहाँ पे आपको जो है ना, यहाँ पे वो आपको यहाँ पे 1.3 यूज नहीं करना है, यहाँ पे जो है 1.3 यूज नहीं करना है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी मतलब एयर वाला वैल्यू यूज करना है जो कि 1.4 होता है। तो हम जब यूज करेंगे आर का वैल्यू जो है, तो आर का वैल्यू तो आपका 4.68 ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 1, ऐसे भी आप 1.3 भी, तो कोई खास बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं आएगा। 1 डिवाइड में कितना होगा, आर का वैल्यू आया है 4.68 आया है, गामा माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। तो जब यहाँ से करेंगे इसको सॉल्व, देखिएगा 1 माइनस करके तो ये आएगा 0.46, कैलसी से आप करेंगे तो ये फिर 46% एफिशिएंसी आएगा, 46% इसका क्या आएगा, एफिशिएंसी आएगा डियर। अब देखिए अगला जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप, उसमें आपको गिवन है रिलेटिव एफिशिएंसी का वैल्यू। आप जानते हैं रिलेटिव एफिशिएंसी इज नथिंग बट इट इज दी
इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, ये बात जानते हैं, ये रेशियो होता है इसका। अब जब ये रेशियो होता है इसका, तो ये बताइए आपको आइसोथर्मल एफिशिएंसी यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि जब तक आइसोथर्मल एफिशिएंसी नहीं निकालेंगे ना, आप फ्यूल कंजम्पशंस नहीं निकाल पाएंगे। जरूरत पड़ेगा आपको तो आइसोथर्मल एफिशिएंसी इसके हेल्प से निकालेंगे। तो रिलेटिव एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो रिलेटिव एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, तो 0.5 है, और ये निकल करके आ गया है 0.46 आ गया है, तो इतना इज इक्वल टू कितना आएगा, तो 0.23 आएगा, 0.23 आएगा, यानी कि 23% भी आप इसको बोल सकते हैं, 23% है ना, 23% आ जाएगा। कौन सा एफिशिएंसी है, तो ये इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी है। ये इंडिकेटेड क्या है, थर्मल एफिशिएंसी का वैल्यू जो आ गया वो आपका आ गया है 23%, यानी कि 0.23%। अब देखिए आपको एक्चुअली में फ्यूल कंजम्पशंस निकालना है, और वो निकालना है किलोग्राम किलोवाट घंटा पर किलोवाट घंटा। मतलब कहीं ना कहीं आप थोड़ा विचार कीजिए कि एक यूनिट जो है ना वो है किलोग्राम पर किलोवाट आवर। ये यूनिट हम आपको क्लास में बताए, ये यूनिट जो है ये इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशंस का यूनिट है, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशंस का ही यूनिट है, और इनडायरेक्टली आपको इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशंस ही निकालने बोला गया है। तो खैर यूनिट के हेल्प से भी आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ से एक बताइए कि इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी जो है वो आपका निकल गया है। तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी का वैल्यू क्या होता है, वी नो, आप एक ये भी फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट, है ना, क्या जानते हैं, तो देखिए वी नो दैट इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी बराबर क्या जानते हैं, तो इंडिकेटेड पावर होता है कि नहीं, इंडिकेटेड पावर डिवाइडेड बाय होता है मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू होता है कैलोरीफिक वैल्यू। ये फॉर्मूला आप सभी बच्चे बढ़िया से जान रहे हैं। अब यहाँ से देखिए यूनिट मैच कराते हैं हम, यूनिट, क्योंकि यूनिट का ना यहाँ पे बहुत रोल होगा। यूनिट इस तरह से यूनिट हमको लिखना है, यहाँ से सोचिए ये वाला वैल्यू जो होगा वो किलोवाट में होगा, कैलोरीफिक वैल्यू आप देख ही रहे हैं किलो जूल पर किलोग्राम में दिया हुआ है, और ये वाला जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को जो है वो अभी चलिए अभी हम रहने देंगे किलोग्राम पर सेकेंड में, बाद में इसको आवर में चेंज कर देंगे, प्रॉपर यूनिट में आ जाएगा, अभी इसी यूनिट में रहने देंगे। तो ये बताइए कि आपको यदि लिखना हो किलोग्राम किलोवाट सेकेंड, अभी आवर को हम चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर एम डॉट, यदि हम यहाँ से अलग कर ले एम डॉट फ्यूल का डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर को अलग कर ले, तो इज इक्वल टू कितना आएगा, तो इज इक्वल टू जो आएगा इसको हम ऐसा कर ले तो इज इक्वल टू कितना आएगा, तो ऑब्वियस है 1 अपॉन आएगा, और 1 अपॉन कितना आएगा, तो कैलोरीफिक वैल्यू आएगा, है कि नहीं है, 1 अपॉन कैलोरीफिक वैल्यू आएगा, और एफिशिएंसी इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी आएगा। यहाँ से इक्वेशन आप लिख सकते हैं एम डॉट इंडिकेटेड, तो 1 अपॉन बचेगा ना, ये वाला वैल्यू बचेगा। अब यहाँ से ये वैल्यू ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा चीज़ों को, नीचे थोड़ा समझिए, ये वैल्यू देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब आपका हो गया, लेकिन अभी देखिए यूनिट क्या है, अभी जो यूनिट आया ना, सभी बच्चे समझ रहे हैं, अभी जो यूनिट आया जरा देखिए इसका यूनिट, जरा देखिए पूरे का यूनिट, ये पूरे का क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ऊपर में किलोग्राम पर सेकेंड है और नीचे में है किलोवाट, तो किलोवाट सेकेंड में आया है, किलोग्राम पर किलोवाट सेकेंड में आया। अब हम इसी को यदि चेंज कर दें, यानी एम डॉट एफ डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, तो इसका ना यूनिट को हमको चेंज करना है, तो यूनिट चेंज करने के लिए क्या, सेकेंड को ना आवर में, तो क्या करना पड़ेगा, तो सेकेंड को आवर में चेंज करने के लिए जो है 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 3600 आवर होगा, 1 सेकेंड इज इक्वल टू, तो 1 अपॉन 3600। तो अब इसका जो यूनिट हो जाएगा ना, अब हम यहाँ पे यूनिट इसका लिख रहे हैं, देखिए क्या लिखेंगे, किलोग्राम किलोवाट आवर बाबू, तो इसका मतलब आप कहेंगे सर 1 इंटू 3600 ऊपर में लिखिए आप, क्योंकि सेकेंड को चेंज किया, कैलोरीफिक वैल्यू होगा डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी होगा इंडिकेटेड थर्मल। अब यहाँ पे बस वैल्यू को आप रख दीजिए, कुछ नहीं करना है, 3600 आप वैल्यू को रखेंगे, आप नीचे में रखेंगे कैलोरीफिक वैल्यू को, तो कैलोरीफिक वैल्यू कितना दिया हुआ है, 42,000 है, किलो जूल पर किलोग्राम है, और इंटू क्या है, इसका एफिशिएंसी का वैल्यू 0.23 है, 0.23 है।
अब इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे, जब ये पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद जो आपका आएगा वो आएगा, आप कैलकुलेटर से एक बार देख लीजिएगा, 0.373 अप्रॉक्स आएगा। और यूनिट में क्या लिखेंगे, किलोग्राम किलोवाट आवर, किलोग्राम किलोवाट आवर। और ये जो यूनिट होता है ये तो वैल्यू इसी का है ना, एम डॉट एफ डिवाइडेड बाई इंडिकेटेड पावर का वैल्यू है, एम डॉट एफ डिवाइडेड बाई इंडिकेटेड पावर है। तो बाबू जरा ये बताइए, अरे ये होता क्या है, यही तो होता है इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इज नथिंग बट कि कितना फ्यूल का रिक्वायरमेंट है, हाउ मच फ्यूल इज रिक्वायर्ड टू डेवलप, हाउ मच फ्यूल इज रिक्वायर्ड पर आवर, ऐसे इसको बोलना है। इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होता है, हाउ मच फ्यूल इज रिक्वायर्ड पर आवर टू डेवलप पर किलोवाट ऑफ इंडिकेटेड पावर, पर किल टू डेवलप पर किलोवाट ऑफ इंडिकेटेड पावर, ये जो इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशंस। ठीक, तो इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशंस का जो वैल्यू आ गया वो क्लियरली आप देख पा रहे 0.373 किलोग्राम पर किलोवाट आवर आ गया। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। आप चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि इस तरह का न्यूमेरिकल और भी हम अपने चैनल पे लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।